शो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज मशीन लर्निंग का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने मशीन लर्निंग के सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं। लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग के 4 प्रकार होते हैं, है ना। और उन 4 प्रकारों में हमको कोई चारों ही प्रकारों के बारे में पढ़ना था। यहाँ पर हमने आपसे बात की सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ये अपना 4 तरीका। वेरी फर्स्ट आप लोग लिखेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सबसे पहला जो आपने लिखना है वो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अगर आप लोग कंपनी का कल्चर जानते हो कि कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वहाँ कैसे काम होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्कर्स होते हैं, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है और ऑनर होता है। इतने सारे लोग होते हैं। सुपरवाइजर के कंट्रोल में क्या होता है कि उसके नीचे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेन करना, काम बताना, सिखाना और उनसे काम कराना, यही होता है ना। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? जो सुपरवाइज करे, यानी जो निगरानी रखे, ट्रेनिंग दे और उसके बाद काम कराए। तो जिस तरह कंपनी में सुपरवाइजर अपने नीचे के कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देता है, उसके बाद उनसे काम कराता है, वैसे ही मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम मशीन को पहले ट्रेनिंग देंगे और फिर उससे हम सवाल पूछेंगे, और अगर उसने वही जवाब दिया जो हमने ट्रेनिंग दी है तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि ये सही काम कर रही है, और ऐसा अक्सर होगा भी। इसी के उलट जब हम लोग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे तो वहाँ हम ये पढ़ेंगे कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम मशीन को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उससे खुद कहते हैं कि ये लीजिए और आप इसके आधार पर कोई भी बात निकालिए, कोई पैटर्न निकालिए। जैसे कई बार हमें पता नहीं होता है कि असल में इसमें क्या छिपा हुआ है ना। जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा है कि एक अपराधी का एक पैटर्न रहता है कि जितने मर्डर करता है देखो एक ही तरह से करता है। तो जब पुलिस छानबीन करती है और जब अलग अलग कड़ी को जोड़ती है तो पुलिस को अपने आप समझ आ जाता है। पुलिस को ये बात कोई पहले से नहीं बताता है, माने उस तरह विशेष किसी जानकारी के साथ उनको नहीं भेजा गया। ऐसे जीवन में कंप्यूटर में बहुत सारे काम है। जैसे मान लीजिए कि हमें प्रयागराज जिले का एक डेमोग्राफी यहाँ का है, यहाँ का पॉपुलेशन है कि यहाँ लोग किस तरह का रोजगार करते हैं, क्या नौकरियां करते हैं, किस तरह जीवन यापन करते हैं। ये हम वैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों का हम लोग डेटा दे दें, 10,000 लोगों का, और 10,000 लोगों को डेटा में उसमें इंजीनियर भी हों, उसमें डॉक्टर भी हों, उसमें एडवोकेट्स भी हों, उसमें ड्राइवर भी हों, उसमें शॉपकीपर हों, उसमें बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हों, और हम मशीन को कह दें कि इससे डेटा निकालिए। तो मशीन क्या करेगी? रीड करेगी, अपना अलग अलग एनालाइज करेगी, देखेगी कि कौन से जो प्रोफेशंस हैं उसमें ज़्यादा लोग हैं। ऐसे बहुत तरीके के जो है चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये तो एक महज एग्जाम्पल है, बहुत तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें मशीन अपने आप भी पता कर सकती है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ दूं, जैसे पैटर्न फाइंड करना, जैसे रीजनिंग के आप लोग सवाल लगाते हो, तो रीजनिंग के सवाल में एक तो ये होता है कि इसमें आपको ट्रेनिंग किया जाता है। जैसे उसमें बोला जाता है ना कि कैट को इस तरह कोड किया गया है तो डॉग को किस तरह कोड किया जाएगा, ये आपको हल्की सी हिंट दी जा रही है। ये सेमी सुपरवाइज में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रीजनिंग के सवाल भी हमारी सुपरवाइज लर्निंग की तरह आते हैं, एक देकर दूसरा हमसे पूछा जाता है, इस तरह हम दे रहे हैं, उस तरह लगा लोगे कि नहीं। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब ये हुआ कि हम मशीन को, अच्छा जैसे मान लीजिए ये कंटेनर रखा हुआ है, एक कंटेनर ये रखा हुआ है, और क्या आप इसको देख के बता सकते हैं? रियल में अगर रखा हो तो आप देख के बता सकते हैं कि किसमें क्या भरा है? नहीं, अगर बाहर से कलर किया है। मैं इसमें लिख दूं कि ये सॉल्ट है और मैं इसमें लिख दूं कि ये शुगर है। भाई अगर हम चीनी को पीस कर रख दें
और एक डिब्बे में नमक भर दें और दोनों को ट्रांसपेरेंट बॉक्स में भी भर दें तो आप नहीं पहचान पाओगे दूर से, और एक बॉक्स और दे दें उसमें यूरिया भर दें, यूरिया। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो आप पहचान नहीं पाओगे। एक में सफेद पाउडर भर दें, चूना भर दें, आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए कि व्हाइट पाउडर इसमें हम भर दें, लेकिन अगर हम ये सब इसके नाम मिटा दें कि किसमें व्हाइट पाउडर है, किसमें यूरिया है, किसमें सॉल्ट है, किसमें शुगर है, तो क्या आप दूर से पहचान पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैंने इसमें लिख दिया कि ये सॉल्ट है, ये शुगर है, ये यूरिया है, ये व्हाइट पाउडर है, तो आप इसका यूज कैसे करोगे? जब चाय बनानी होगी तो शुगर, जब खाना खाना होगा तो सॉल्ट, और यूरिया और व्हाइट पाउडर का इस्तेमाल अलग करें। सेम बॉक्स रहेगा, सेम कलर रहेगा। यही जो हम इसकी पहचान करा रहे हैं, इसी को हम कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे लेबल्ड डेटा। क्या बोलेंगे? लेबल्ड डेटा। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं, यानी पहले से ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये, इसको ये बोलते हैं, इसको ये है, मतलब सारी जानकारी पहले देते हैं। ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी ट्रेन करते हैं, फिर बाद में उनसे पूछते हैं। जैसे मैंने मान लो कि उनको सेब दिखाया, बैगन दिखाया, केला दिखाया, ऐसे आलू दिखाया, गोभी दिखाई, सबकी पहचान कराई। अच्छा, किसी व्यक्ति की पहचान कराने में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि हमें एप्पल की पहचान करानी है मशीन को। अगर ये बात आप समझ गए तो फिर समझिए बहुत इजी है। एप्पल की पहचान करानी तो हम लोग क्या क्या उसमें कंसीडर करेंगे कि एप्पल का शेप कैसा होता है, कलर कैसा होता है, यही सब ना पहचान कराएंगे। कलर किस तरह का कलर हो सकता है, उसका शेप क्या है, उसकी फीचर्स किस तरीके से हो सकते हैं, मल्टी मल्टी उसके जो मल्टी उसके शेप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेप्स हैं, उस तरह हो सकता है। हम केले की पहचान कराएंगे, हम बैगन की पहचान करा सकते हैं, हम कुत्ते और बिल्ली की पहचान करा सकते हैं कि कुत्ता कैसे दिखता है, थोड़ी हाइट ज्यादा होगी, उसकी पूंछ ऊपर टंगी रहती है, आगे ऐसे बार्किंग मोड में पड़ा रहता है, दो कान होते हैं। बिल्ली की पहचान अलग कराएंगे। सो कैट, डॉग, बफेलो, काऊ, सबके अलग अलग हम लोग उसकी पहचान कराएंगे। जैसे हर व्यक्ति यूनिक होता है ना, जैसे हम और आप सब लोग इंसान ही हैं, लेकिन सबकी अलग अलग विशेषता है। मतलब हमारी और आपकी विशेषता अलग है, हमारे चेहरे अलग हैं, शरीर की बनावट अलग है, हमारे रंग, हमारा व्यवहार, सब कुछ अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति हमको और आपको इंट्रोड्यूस कराए तो हम दोनों में अंतर है ना, भले दोनों इंसान हैं। तो वो चीजें जिनको कंसीडर करके हम उनको ट्रेन करेंगे कि मशीन को बताएंगे कि ये है, उसके बाद फिर हम उनका काम कराएंगे। तो ये सुपरवाइज्ड है। और यही चीज अनसुपरवाइज में जाएंगे तो ट्रेनिंग नहीं देंगे, डेटा दे देंगे और बोलेंगे कि पैटर्न फाइंड आउट करो। तीसरा तरीका जब सेमी सुपरवाइज्ड का आएगा, तो सेमी सुपरवाइज्ड में हम दोनों प्रकार का डेटा देंगे, माने थोड़ी थोड़ी लेबल्ड डेटा दे देंगे और बहुत सारा अनलेबल्ड डेटा दे देंगे। उसके बेस पर क्या करेगा, वो अपना मिक्स और मर्ज करके दिमाग लगा के सवाल को हल करेगा। चौथा तरीका इसमें जो होता है रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जो पनिशमेंट या फिर रिवार्ड से सीख रहा हो। माने आप लोग जैसे रिव्यू देते हो, कमेंट करते हो, आप लोग मैसेजेस करते हो, या हम फ्लिपकार्ट अमेजन पर जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ हम स्टार देते हैं ना कि इतने स्टार इनको दिए, ये हमारी रेटिंग है, ये हमारी रिव्यू है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन ऐसे करती है। तो उसके बेस पर जैसे आप कभी फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहाँ कोई प्रोडक्ट आप सर्च करो तो वहाँ फिल्टर करने का ऑप्शन होता है या सॉर्ट करने का ऑप्शन होता है। सॉर्ट में जब आप जाओगे तो कई सारे ऑप्शन होते हैं कि सर आप प्राइस के बेस पर लो टू हाई पर सॉर्ट करना चाहते हैं, या हाई टू लो सॉर्ट करना चाहते हैं, या पॉपुलरिटी के बेस पर या फिर जो न्यूएस्ट के बेस पर, ओल्डेस्ट के बेस पर। मान लीजिए आपने पॉपुलरिटी चूज कर लिया, तो क्या कोई वहां आदमी बैठा है जो ये दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा लेबल्ड डेटा दिया जाता है एवं बाद में उसके आधार पर नए डेटा सेट पर परीक्षण किया जाता है। मशीन को पहले एक लेबल्ड डेटा दिया जाएगा और उसके बाद जो है
नए डेटा सेट पर परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में ये ध्यान रखा जाएगा, माने पहले जितनी भी ट्रेनिंग उसको दी गई, जितनी बातें उसको बताई गई, पैटर्न पहचानवाए गए, वो बाद में उससे निकलवाए जाएंगे। अगर वो वेल परफेक्टली काम कर रहा है तो ये ध्यान रखा जाएगा कि ये सही है और आगे उसको और भी कामों में लगाया जाएगा जो उस तरह के काम होंगे। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का ये क्या है, प्रोसेस है। हालांकि ये थोड़ा सा भी लंबा है, माने इतना जल्दी नहीं होगा। देखो ठीक है भाई। देखो अब ये दो तरीके का होता है, माने जो आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होगा वो दो तरीके का होगा। एक को अंग्रेजी में कहते हैं रिग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिगमन, और दूसरे को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण। एक को कहते हैं रिग्रेशन और दूसरे को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये चीज यहाँ से थोड़ी सी कठिन होती जाएगी, माने इसको समझना आसान था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या है, लेकिन रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप जल्दबाजी इस चीज में करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन एंड क्लास, तो हिंदी इसकी खतरनाक है। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। देखिए दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, अगर समझ पाएंगे तो आप। रिग्रेशन जो है यह निरंतर, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंटीन्यूअस प्रेडिक्शन, यानी निरंतर संख्यात्मक मान। यह अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। निरंतर संख्यात्मक मान, कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू की भविष्यवाणी, यानी उसका प्रेडिक्शन की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करता है। अगर आपको इतना लिखना हो परिभाषा रिग्रेशन की तो आप खटाक से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना हो, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो वैसे नॉर्मल सेंस में तो मेरे सभी साथी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मतलब क्लासिफिकेशन क्या है। भाई सिंपल सी बात यह है कि वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी भी गुण के आधार पर, है ना, इसमें कंटिन्यूस होती है, ये इसको सतत बोल सकते हैं, वैसे निरंतर से अच्छा सतत है, जाने दीजिए, या फिर इसमें असतत मानों जैसे पुरुष महिला, गरम ठंडा, हाँ नहीं, सही गलत,
की भविष्यवाणी की जाती है। अब ये तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली कि इसमें कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसमें जो असतत वैल्यू है। अब उनमें अंतर समझिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ वर्ड वैल्यू है, दोनों का अंतर समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ईमेल आता है। अब ईमेल में ये पहचानना है कि ये ईमेल फर्जी है या असली है, माने इट इज स्पैम और नॉट स्पैम। अगर हमें सिर्फ इतना पहचानना हो कि इट इज स्पैम और नॉट स्पैम, तो क्या होगा, तुरंत वो बता देगा कि हाँ ये स्पैम है या नहीं है। आपके पास जब कोई फोन करता है, अगर आपने ट्रू कॉलर रखा है या फोन में अगर इनबिल्ट आपके फीचर होता है, तो जब आपके रिश्तेदार आपको फोन करते हैं तो नॉर्मल कॉल आ जाती है, सही बात है। जब आप कोई टेली मार्केटर या कोई प्रचार करने वाला आदमी आपको फोन करता है, वहां क्या होता है सर, वहां लिख कर आ जाता है कि ये इस टेली मार्केटर का है, ये एडवर्टाइजर लिख के आ जाता है कभी कभी। अच्छा, ट्रू कॉलर डाउनलोड किया है तो 100% लिख के आ जाएगा। वहां कोई वैल्यू नहीं निकालनी थी, वहां कोई मान नहीं निकालना था, वहां केवल और केवल ये बताना था कि वेदर सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, सही या गलत, स्पैम और नॉट स्पैम, क्लियर नॉट क्लियर, ये मेल है फीमेल है, दो ही ऑप्शन वहां पे होते हैं। ये पार्टिकुलर चीज ये है या नहीं है, ये बताने के लिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण जो होता है वो मान के आधार पर नहीं होता, वो गुण के आधार पर होता है, यानी यह विशेषता के आधार पर होगा, है ना, यह क्वालिटी के बेस पर होगा, स्पेसिफिकेशन के बेस पर होगा, फीचर के बेस पर होगा। लेकिन यह जो होगा ये वैल्यू यानी मान के बेस पर होगा, वैल्यू के बेस पर होगा। अब ये वैल्यू वाली मामला क्या है जरा हम समझते हैं, थोड़ा सा भी और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, माने कहानी इतनी ही नहीं है जितना हम समझ पा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि प्रतिगमन क्या है, माने इसको और थोड़ा सा और क्लियर करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मान लीजिए कि मेरी कोई एक कंपनी है, या हम लोग कोई काम करते हैं। जब कंपनी हमने शुरू की थी तो हमने 2 कॉलम बनाए, हमने कहा कि हम प्रचार पर कितना खर्च कर रहे हैं और उससे हमारी कितनी बिक्री हो रही है। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, आप उत्तर करना अभी बहुत ही अच्छे से। हमने आपको बताया कि जब हमने $10 खर्च किए थे तब हमारी बिक्री 1500 रुपए की हुई थी, करेक्ट है। जब हमने $30 खर्च किए तो हमारी बिक्री लगभग 5000 हुई। समझते जाइएगा, अभी आपसे आंसर पूछूंगा। जब हमने $90 खर्च किए तब हमारी बिक्री लगभग 17,000 हो गई। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं लगभग 250 या $270 खर्च करूं, 270 नहीं बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दूंगा, मान लीजिए कि हमने कहा कि अगर हमने $250 खर्च किया अप्रॉक्स, मान लीजिए कि ये हमारा अगस्त का हिसाब किताब था, ये सितंबर का हिसाब किताब है, ये अक्टूबर का हिसाब किताब है, और हमने प्लान किया है कि हम नवंबर में इतना प्रचार करेंगे, प्रचार पर इतना पैसा लगाएंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि इसको देखकर आप क्या समझ सकते हैं कि लगभग आप लोग गेस करिए, अपने अपने हिसाब से गेस करिए कि बताइए कि अगर ये पैटर्न चल रहा होता तो नवंबर में हम लोग कितना सेल करेंगे, जरा कमेंट करके बताइए तो आप रिग्रेशन को समझ पाएंगे। कमेंट करके बताइए तो आप रिग्रेशन को समझ पाएंगे। अगर हम इतना डेटा देते और आपसे पूछते हैं कि बताइए कि नवंबर में हम कितना जो है सेल करेंगे, तो आप क्या आंसर करते भाई? अप्रॉक्स मतलब अंदाजा लगाइए। मतलब एक दिमाग ऐसे लगा सकते हैं ना, 45 से 48,000 हिसाब किताब आ रहा। तो देखिए ये आप प्रेडिक्ट कर सके, यही बात हम मशीन को सिखा रहे हैं।
और ये जो हमने पहले मशीन को आप भी देखो मशीन की तरह काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ह्यूमन मशीन की तरह काम कर रहे हैं। अभी प्रेडिक्ट करके बता दिया। आपने 5,000 क्यों उत्तर नहीं किया? आपने 5 करोड़ उत्तर क्यों नहीं किया? आपने 12 लाख उत्तर क्यों नहीं किया? क्योंकि आप समझ पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि हाउ डज दिस हैपनिंग, ये चल क्या रहा है। जब $10 है तो 1500, जब पैसा 3 गुना हो गया तो सेल 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा हुई, 15 या 45, थोड़ा सा ज्यादा। जब पैसा फिर 3 गुना बढ़ाया गया तो पैसा फिर 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इस बार पैसा 3 गुना नहीं बढ़ाया गया है। अगर हम ट्रेंड पर ही चलें, जिस ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं, तो पैसा 3 गुने से कम बढ़ाया गया है, यानी हमारा पैसा 3 गुने से आगे तो नहीं जाएगा। तो जैसा आप सबने कहा कि लगभग 45 से 48,000, 45,000 से 48,000 हमारा टारगेट होना चाहिए कि इतना हम लोग कमाएंगे। ये क्या था? ये प्रतिगमन था। यहाँ पे अब 2 चीजें होती हैं, समझिएगा। ये है स्वतंत्र चर और ये है आश्रित चर, यानी यह है इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं आप लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें उल्टा रिलेशन नहीं हो सकता, माने बिक्री हो जाए तो प्रचार करना जरूरी है, ये नहीं हो सकता। माने जैसे नवंबर चल रहा है, दिसंबर में ऐसा हो सकता है कि मैं 1 रुपए का भी प्रचार ना करूं और फिर भी मेरी सेल 60,000 की हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं 1 रुपए का भी प्रचार हम लोग अपनी कंपनी का ना करें और हो सकता है कि 60,000 की सेल हो जाए। माने ये वाली वैल्यू इस पर नहीं निर्भर है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कर भी सकते नहीं कर, ये करेंगे तो इसका परिणाम तय है कि आएगा। भाई कोई कंपनी जीवन भर नहीं ना प्रचार करती है, शुरू में प्रचार करती है, उसके बाद फिर उसी के बेस पर चलता रहता है। यानी हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यह स्वतंत्र चर होता है जो परिणाम को प्रभावित करता है ना। और ये आश्रित चर होता है जो हमेशा बदल जाता है, किसके बेस पर? इंडिपेंडेंट वैल्यू के बेस पर। ये हमेशा इसके आधार पर चलेगा। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि यह स्वतंत्र चर, इसको आप x बोल दीजिए और आप इसको y बोल दीजिए, एवं आश्रित परिणाम, मान लीजिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? y बोल दिया, के बीच संबंध दर्शाता है। आप इसको लिख लीजिए खटाखट से। तो सर मशीन एग्जैक्टली नहीं बता सकती प्रेडिक्शन? बस नहीं, मशीन तो एग्जैक्टली ही बताएगी, प्रेडिक्शन हम लोग आप कर रहे हैं। मशीन तो एग्जैक्टली बताएगी, प्रेडिक्शन तो हमारा आपका चल रहा है 45 से 48 में, मशीन तो एग्जैक्टली बता देगी। जैसे हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं निकाल रहे, दशमलव में आएगी कि $1 के चेंज करने से कितना चेंज आ रहा है, उसके बेस पर होगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो आप देखो, आप जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहो, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, ऐसा नहीं है। प्रेडिक्शन होगा, प्रेडिक्शन ही, लेकिन वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। और इसी के लिए आगे चल के कॉस्ट फंक्शन यूज होता है कि प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं हो सकता। मान लो कि मशीन ने प्रेडिक्ट कर दिया इस बेस पर कि अब मान लो मशीन ने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर दिया, मान लो हमने हिसाब किताब लाया, मशीन ने कह दिया कि 45 से 48 नहीं, मशीन ने कह दिया 48,000 होगी एग्जैक्ट, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि उतनी सेल हो ही जाए। अब मान लीजिए कि दिसंबर में ऑफ सीजन आ गया, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे उसका ये ऑफ सीजन आ गया, माने इस समय वो बिकता ही नहीं है, तो आप कितना भी प्रचार कर लेंगे वो सामान नहीं बिकेगा। ये तो एक ट्रेंड है कि ऐसा ही चलता रहा। तो प्रैक्टिकल वैल्यू रियल वैल्यू हमेशा डिफर करती है। प्रेडिक्शन इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है, वह एक अनुमान है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने ये सब किया है या नहीं। मैंने फेसबुक पर आप कभी ऐड लगाइए या यूट्यूब पर कभी ऐड लगाइए, वहां आप जितना पैसा देते हैं उसको, उसके बेस पर वो दिखाता है, वहां ये चीज वहां चलती है। कभी आप ऐड लगाकर देख लीजिए, आ जाएगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐड लगाइए, वहां तुरंत ये दिखाता है कि
इतने पैसे में इतने व्यूज, इतने रीच, इतने मैसेज आपको मिलेंगे, और अगर उतना नहीं आया तो फिर वो पैसा वापस कर देता है। हमने इसको बहुत पहले, जब मैं इंटर में था, इंटर में ग्रेजुएशन में था, क्योंकि ग्रेजुएशन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ग्रेजुएशन में था तो मैं फेसबुक ऐड लगाता था। एक दिन का 90 रुपया या 87 रुपये उस दिन उस समय पड़ता था, अभी तो मुझे पता नहीं है, बंद कर दिया था। उस समय लोग फेसबुक बहुत चलाते थे, अब नहीं चलाते हैं। आज का युवा फेसबुक कम चलाता है, अब इंस्टाग्राम और बाकी चीजों पर शिफ्ट हो गया। लेकिन वो ऐसा समय था कि उस समय आदमी फेसबुक खूब चलाता था, तो हमने फेसबुक पर ऐड लगाया, काफी दिन हम चलाते थे। एक दिन का 90 रुपया होता तो 10 दिन का टारगेट लेके चलते थे, 900 रुपया चलो खर्च करते हैं, और परिणाम आते थे बड़े बढ़िया। वो दिखाता था कि इतने व्यूज मिलेंगे और इतने आपको मैसेज आएंगे। हम मैसेज पे काम करते थे, व्यूज पे नहीं, कि मैसेज आने चाहिए, तो मैसेज आते थे उसमें। और तब एक एक मैसेज का पैसा कटता था, माने एक आदमी हमको जब मैसेज करता था उस समय, तो एक एक आदमी के मैसेज करने का 20-25 रुपया लग जाता था, कि वो हमको मैसेज कर रहा है इस बात का। तो मशीन वहां भी काम करती थी, उस समय भी काम कर रही थी, अभी तो यहाँ काम कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट बताएगी, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होंगे, गलत भी हो सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग दी, ये रिजल्ट जनरेट किया, टाइप ऑफ रिग्रेशन यहां से लिख लीजिए, करेक्ट है, समझ में आया। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, यानी अच्छा ये बताओ कि रिग्रेशन समझ में आया या नहीं। मैं इसके आपको कहिए तो और उदाहरण बता देता हूं, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स यानी, ये तो हमने एक उदाहरण बताया ना, जैसे आप लोग मौसम पूर्वानुमान कर सकते हो, माने जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा कैसे कर सकते होंगे, अंदाजा लगाइए। ह्यूमिडिटी चेक करते होंगे, है ना, और हवा हवा चेक करते होंगे, आपका विंड चेक करते होंगे, मानसून सीजन चेक करते होंगे, और उसके बेस पर बताते होंगे कि अब बारिश होने वाली है। कैसे बता देते हैं, कोई सपना आता है उनको? नहीं, वो डेट, अच्छा वो जब बताते हैं कई बार तो बारिश नहीं भी तो होती है, वो कई बार बताते हैं बारिश नहीं होती है, तो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और वो गलत भी हो सकता है। उसके लिए 2-3 टर्मिनोलॉजी है मशीन लर्निंग में, जहां पे एरर को कम करने की कोशिश की जाती है। पैरामीटर्स वो हटाए जाते हैं जिनकी वजह से दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो 10 पैरामीटर पे, तो उसमें ये होता, आगे चल के बताऊंगा, कि 7 पैरामीटर ऐसे थे जिनकी वजह से प्रेडिक्शन सही हो रहा था, 3 पैरामीटर ऐसे हुए जिनकी वजह से परिणाम में गलती हुई। तो हम उन 3 पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते हैं, मिनिमल करते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट और सही आए। तो साइंटिस्ट हमेशा इस पर काम करते रहते हैं। तो ये मौसम पूर्वानुमान में आपका बेस्ट तरीके से काम करता है, आप ये समझ लीजिए। इसके अलावा हम लोग जो है बाजार पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे आपको जो शेयर मार्केट वाले खिलाड़ी होते हैं वो आपको यही तो बताते हैं कि आज बाजार में तेजी रहेगी। आज जैसे आजकल हर आदमी क्या कह रहा है, सर सोने के भाव बढ़ते रहेंगे, 1.5 लाख हो जाएंगे, 2 लाख। क्यों? वो देख रहा है, वो अंधा नहीं है, वो पागल नहीं है, वो सनकी नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो सिर्फ समझ रहा है कि सर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। सब कह रहे हैं कि सोना 1.5 लाख पहुंच जाएगा, आज 1,31,000 या 32,000 में है। अभी बात करते करते बढ़ गया, ये पिछले 1.5-2 महीनों में ही इसकी कीमत बढ़ी। 1 महीने में 1 लाख था, फिर 1,10,000, फिर हम लोग भरा, मम्मी से बात करें, मम्मी 1,18,000 हो गया, आज 25,000 हो गया, आज सुबह मैंने बताया कि 1,32,000 हो गया। आप सोचिए कि ऐसे बढ़ रहा। अब मैंने ये भी कहा कि ये 1.5 लाख पहुंचेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेडिक्शन चल रहा है कि सर बढ़ रहा तो बढ़ता ही रहेगा। कल को हो सकता है कि 1,20,000 पे आ जाए, ये हो भी सकता है, शेयर मार्केट में होता ही यही है। तो बाजार के पूर्वानुमान भी आप लोग जो है इसमें शामिल कर सकते हो कि हाँ रिग्रेशन में ये चीज होती है। ठीक है, प्रेडिक्ट द कंटिन्यूअस वैल्यू आप इसमें रख सकते हो। ये समझ में आया आपको?
ये समझ में आया हो तो आपको एक और बात लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं में पैटर्न पहचान कर सकते हैं। वहाँ ये देख सकते हैं ना कि किससे सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, स्पीड के कारण या फिर टक्कर के कारण, धुंध के कारण या रोड की खराबी के कारण, बहुत सारे इसमें कारण हो सकते हैं। और फिर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे सरकार ये कहती है ना कि सड़कें हम लोग ठीक कर रहे हैं। भाई अगर हमने ये देखा कि खराब सड़कों के कारण, मान लीजिए हमने ये देखा कि खराब सड़कों के कारण पिछली साल 18% मान लीजिए कि दुर्घटनाएं हुई थी 2022 में, मान लीजिए, और हम 2023 का डेटा मान लो निकालें, और हमने कहा कि हमने खराब सड़कों को 50% सही कर लिया है। सरकार अगर ये कहे कि जितनी सड़कें पिछले साल खराब थी उनको हमने 50% सही कर लिया है, तो इस बार दुर्घटनाओं में इसका योगदान कितना होना चाहिए? 9% होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो ठीक हो गया। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि सरकार एक लक्ष्य बनाकर चल रही है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं जहाँ पे ह्यूमन मतलब जहाँ पे ओवरब्रिज नहीं बने हुए हैं, तो सरकार का 2027 तक शायद ये लक्ष्य है, 2030 तक, 27-30 जो भी हो, कि उस समय तक एक भी ऐसा वो जो है रेलवे क्रॉसिंग ना हो जहाँ पे ह्यूमन जो है लाइन क्रॉस करके जा रहा हो, वो हमेशा ओवर ब्रिज से जाए। उससे क्या होगा? उससे दो फायदे होंगे। ट्रेन तो जैसे चलती रहेगी, एक आदमी जो वहां पर परेशान है गेट बंद करने और खोलने में, वो उसको सुविधा हो जाएगी। दूसरा, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, जो लाइन क्रॉस करते वक्त इतने लोग मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, वो भी उधर नहीं जाएंगे, लॉक कर दिया जाएगा। इंसान अपनी उत्सुकतावश गाड़ी घुसा ही देता है रेलवे क्रॉसिंग, मतलब पता नहीं क्या ही मिलता है, मैं तो सच कह रहा हूँ कि क्या ही मिलता है कि आप जो है इतना ज्यादा जल्दी में रहते हैं। किसी को इतनी जल्दी होती नहीं है सच में, जिसको वास्तव में है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन आदमी इतना ही जल्दी में रहता है कि मन करे कि ट्रेन को चीरते हुए निकल जाए, और वहां से घर जाएगा, मस्त गाड़ी खड़ी करके लेटना ही है उसको, कोई काम थोड़ी रहता। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पे सब ज्यादा देरी होती है वहां। अब इतनी नुकसानदायक जगह है, तो मैं तो भैया बड़ी शांति से खड़ा रहता हूँ। हमको कोई जल्दी नहीं है भाई जाने की, अभी जान है तो जहान है, जब खुलेगा तब पार कर लेंगे, नहीं खुलेगा तो नहीं पार करेंगे, कहीं और से चले जाएंगे। क्या ही अपनी जान जोखिम में डालना है कि नहीं, बताओ। आप लोग भी ऐसा मत किया करो। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने सड़कें ठीक कर दी तो हमारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, ये आप मान के चलिए। सो दिस वाज एग्जांपल्स ऑफ रिग्रेशन। अब हमको आपको बताना था कि वेरियस टाइप्स कौन कौन से होते हैं रिग्रेशन के, रिग्रेशन के कितने कितने तरीके होते हैं। तो ये इसमें आप लोग लिख लेंगे लीनियर रिग्रेशन, मतलब जो एकदम सीधा रिलेशन हो, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मतलब एक वैल्यू एक स्वतंत्र चर हो और एक आश्रित चर हो, इसके घटने से वो बढ़े, बस सीधा सीधा। इसको बोलते हैं रैखिक प्रतिगमन, रैखिक प्रतिगमन, लीनियर रिग्रेशन। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यानी तार्किक प्रतिगमन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यानी तार्किक प्रतिगमन। तीसरा हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये तीनों वैसे हैं एक ही तरीके के, पॉलिनोमियल। अब इनकी डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, आप सिर्फ टाइप्स जानते रहिए। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपदीय, बहुपदीय प्रतिगमन। रैखिक मतलब जिसमें सीधा रिलेशन हो, लॉजिस्टिक रिलेशन जिसमें तार्किक संबंध हो, और पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक से ज्यादा चीजें हों, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा। इसके अलावा होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। मैं एक बार आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन या फिर प्रतिगमन, रिग्रेशन लिखा करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझने में आसानी होगी। पांचवा होता है डिसीजन ट्री,
निर्णय वृक्ष, वैसे ये सब मैं सुपरवाइज में अलग से लिखा देता तो यहाँ नहीं लिखाना पड़ता, क्योंकि ये सब अनसुपरवाइज में भी आएगा, क्लासिफिकेशन में भी आएगा। निर्णय वृक्ष प्रतिगमन, चलिए अब तो लिख चुके हैं, 2 बार लिखना पड़ेगा, बस ये दिक्कत हो जाएगी। डिसीजन ट्री रिग्रेशन, इसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट, रिज, 6वें में लिख दे रहा हूँ रैंडम फॉरेस्ट। अभी बताऊंगा ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। रिज, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। लैसो, रैंडम फॉरेस्ट, रिज और लैसो, 3 तरीके के और होते हैं, तीनों अलग हैं, नहीं तो स्लैश मत समझिएगा इसे। रिग्रेशन, हिंदी में भी वही कहना है आपको, रैंडम फॉरेस्ट, रिज या फिर लैसो प्रतिगमन। फटाफट इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा ये बताइए कि क्लास के साथ नोट्स बनाते हैं या बाद में बनाते हैं? मिल जाएगी ट्रेंड भाई, मिल जाएगी। समझ में आया? रिग्रेशन समझ में आया भाई? देखो देखो, अब जो है हम लोग चल रहे हैं क्लासिफिकेशन को पढ़ने। क्लासिफिकेशन, ये बात आपको तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण।
जो भी क्लास चीज़ें होंगी भाई वो आपके ग्रुप में ही ना मिलेंगी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे 2-10 मिनट तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप 2-10 मिनट तो रुक लीजिए भाई। देखो क्लासिफिकेशन का ये मतलब होता है कि पूर्व में दिए गए ट्रेनिंग के आधार पर पूर्व में दिए गए ट्रेनिंग के आधार पर पूर्व में दिए गए ट्रेनिंग के आधार पर नए डेटा सेट को विभिन्न समूहों में विभाजित करना, विभिन्न समूहों में विभाजित करना, ये क्या कहलाएगा? अपना क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम किसी से मशीन से यस या नो पूछ सकते हैं। हम कोई सिचुएशन देखकर पूछे या कोई सेंटेंस देखकर, कोई क्वेश्चन देखकर ये पूछें कि ये सवाल सही है, इस सवाल का उत्तर सही है या गलत है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। हम इसका उपयोग इस तरह कर सकते हैं कि कोई ईमेल आया, स्पैम है या नॉट स्पैम है, ये भी पूछा जा सकता है। कोई दो जानवर दिखा के उससे बोल सकते हैं कि वेदर इट इज कैट और डॉग, ये कुत्ता है या बिल्ली है। हम उसको ये पूछ सकते हैं कि वेदर इज इट ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है। तो ऐसे जो डायरेक्ट जिनको, जैसे अगर सही हुआ, जैसे 10 सिचुएशन हमने दे दी, 10 सवाल अगर हमने दिए और हमने कहा कि ट्रू फॉल्स बताओ, तो हो सकता है कि 4 को वो ट्रू में डाल दे और 6 को किस में डाल दे, फॉल्स में डाल दे। तो इस पूरे कंटेंट को हमने 2 समूह में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू रूल्स और अकॉर्डिंग टू प्री ट्रेनिंग। क्योंकि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही सुपरवाइज्ड लर्निंग के तरीके हैं, तो याद रखिएगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में प्री ट्रेनिंग होती है, लेबल्ड डेटा दिया जाता है। वर्गीकरण में भी लेबल्ड डेटा दिया गया होगा, पहले ट्रेनिंग कराई गई होगी और फिर ट्रू फॉल्स पूछा गया। तो हमने मान लो ग्रामर के कुछ नियम इनको बताए, फिर 10 सवाल इनसे पूछे, तो 4 को हो सकता है ट्रू में डाल दे और 6 को हो सकता है फॉल्स में डाल दे। तो ये ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। माने 2 वर्गों में बांटने की बात है, एक तरफ है क्लास ए और एक तरफ है क्लास बी। ये सभी को 2 किसी चीज में बांटने की कोशिश करेगा। जो सिमिलर चीजें होंगी उनको एक तरफ रखेगा और जो सिमिलर चीजें होंगी उनको एक तरफ रखेगा। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अगर बात करें कि इसके कितने तरीके होते हैं, तो तरीके तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ इसमें जो है होता है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने 2 तरीके इसके भी होते हैं, उनका नाम मैं लिखा दूंगा भी यहाँ पर। देखो, क्लासिफिकेशन को वैसे 2 तरीकों से बांट सकते हैं, कोई कठिन तरीका नहीं है। एक होता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब ये होता है, देखो लीनियर का मतलब ये होता है, लाइन का मतलब होता है सीधा, सीधी रेखा। लीनियर का मतलब होता है जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट ना हो, ज्यादा गहराई ना हो, सीधी सीधी बात चल रही हो, उसको कहते हैं। जैसे इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो लॉजिस्टिक आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है, माने कोई तर्क के आधार पर कोई जो है वर्गीकरण हो सकता है। और एक आपका इसमें जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो क्या है इसमें आ जाता है। लेकिन एक दूसरा इसका तरीका, एक तो लीनियर हो गया, दूसरा इसका हो गया नॉन लीनियर, माने जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाए, नॉन लीनियर मॉडल। हिंदी में भी कोई टेंशन नहीं है, इसको बोलते हैं रैखिक मॉडल।
देखो इन सब के नाम वही पढ़िए जो इसमें लिखा गया है, उसकी हिंदी में मत पढ़िए क्योंकि इसमें आ जाएंगे टेंशन में। और ये है असंरेखीय, अरैखिक मॉडल बोल सकते हैं। इसमें जो आपका आता है, इसमें 3-4 तरीके के हमारे मॉडल्स आते हैं, जैसे KNN, के नियरेस्ट नेबर, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, KNN, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, है ना, ये सब आपके किस में आएंगे, नॉन लीनियर मॉडल में आएंगे। एक और भी होता है ने बेस, ये जो ने बेस लिखा हुआ है ये एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं, मैंने कहा भी था कि मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई, यह एआई का एक उप समूह है। इसलिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो एआई में हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पे पढ़ी जाएंगी। जैसे ने बैसे में ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, आगे चल के बताऊंगा। ये बैसे थ्योरम होता है, माने ये एक साइंटिस्ट थे जो इन्होंने एक थ्योरम बनाया था, उनका नाम रखा गया। नेब का मतलब होता है नवीन, माने नमूना, इतना लिख लीजिए। और अगर कभी इनके एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखाया है ना वर्गीकरण में, यस नो लिखाया है, स्पैम नॉट स्पैम, कैट डॉग ट्रू फॉल्स, और आप इसी में लिख सकते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन, माने दवा का वर्गीकरण किया जा सकता है इसमें, ड्रग क्लासिफिकेशन, या फिर डिसीज क्लासिफिकेशन, यानी बीमारियों की इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरण यहीं पे सारे लिख लीजिए, ड्रग आइडेंटिटी, डिसीज आइडेंटिटी, ईमेल स्पैमिंग, ये सब आपके क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। तो एग्जांपल यहीं पे सारे लिख लीजिए जितने भी आपके हो सकते हैं। या फिर जो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक, वो भी आपका इसी में आता है। जैसे जब आप मान लीजिए किसी बायोमेट्रिक पे ऐसे अंगूठा लगाएंगे तो वहां अंदर दो ही कमांड तो दे सकता है, एक दे सकता है कि मैच और दे सकता है अनमैच। आप जब कोई पेपर देने जाते हैं तो वहां मान लीजिए कि अगर आपने थंब लगाया तो क्यों आप पास हो जाते हैं, अगर आप कैसे निकल जाते हैं, या जो जालसाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, कैसे पकड़े जाएंगे। आपने थंब लगाया, यहाँ पे हमने पहले ही क्या है, थंब इम्प्रेशन उस कैंडिडेट का अपलोड किया गया है, आधार कार्ड से या किसी तरीके से पहले से मशीन को दे दिया गया है। आपने जब इसमें अपना थंब लगाया तो ये वाला थंब और ये वाला थंब मैच कराया गया, अगर वो हो गया तो यहाँ ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, नहीं हुआ तो रेड सिग्नल आ गया, नहीं हुआ तो आपको निकाल देंगे, हुआ तो आगे चले जाएंगे। यही तो है आपका बायोमेट्रिक, यही तो है क्लासिफिकेशन। खत्म हुआ, माने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। बाकी अभी अभी जो है बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लिख लिया भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है।
अब देखो, कभी कभी आपसे पूछेगा कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं। तो ये जितने हमने साथियों नाम लिखाए हैं इसको ध्यान दे लीजिएगा। लीनियर रिग्रेशन या लीनियर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, लॉजिस्टिक पॉलिनोमियल सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, और एक होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। ये सब आपके जितने भी तरीके यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप चाहे प्रकार समझ लीजिए या इनको आप एल्गोरिदम्स समझ सकते हैं। किसके एल्गोरिदम्स? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से एक सवाल आ चुका है, इसलिए इसको भी आपने याद रखना है। इतने सारे नाम याद रखने हैं, एसपीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, पॉलिनोमियल्स, लॉजिस्टिक, लीनियर, सारे आपने याद रखने हैं और आपने लिखा भी होगा। यहाँ KNN बहुत इंपॉर्टेंट है। KNN किस में आता है? के नियरेस्ट नेबर किस में आता है? ये नॉन लीनियर मॉडल है। किसका? क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन किस में आता है? सुपरवाइज्ड में। तो ये फिर किस में आ गया? सुपरवाइज्ड में। तो यहाँ से अपनी सुपरवाइज्ड की कहानी थोड़ी सी होती है एंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में इतना कुछ नया करना है इस बार, है ना। माने कितनी सारी इसमें रिसर्च चल रही हैं, कितने सारे नए कंटेंट इसमें ऐड करने हैं, आप देखते जाइए बस। इस बार मशीन लर्निंग बहुत अलग तरीके से आपका खत्म होगा और क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। ठीक है, इस बार क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, माने हो सकता है 4 क्लास मशीन लर्निंग के लग जाए। मैं क्लास की गिनती नहीं करता कितनी लग रही हैं, अगर 1-2 क्लास ज़्यादा भी हो जाएं और हमारा काम बन रहा है तो मैं करा देता हूँ। तो हम लोग क्लास नहीं काउंट करेंगे, हम लोग क्वालिटी काउंट करेंगे कि हमने कितना पढ़ लिया। पिछली बार हमने 2 ही क्लास मशीन लर्निंग पे ली थी, इस बार हम क्लास को इंक्रीज करेंगे, कंटेंट को अपडेट करेंगे, आप देखते जाइए। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि मशीन लर्निंग का ऐसा तरीका जिसमें अनलेबल्ड डेटा मशीन को दिया जाता है, अनलेबल्ड डेटा मशीन को दिया जाता है एवं मशीन से डेटा के आधार पर विश्लेषण करने, पैटर्न पहचानने एवं निर्णय प्रक्रिया में मदद। मशीन लर्निंग का एक ऐसा तरीका जिसमें मशीन लर्निंग को अनलेबल्ड डेटा मशीन को दिया जाता है स्वयं एवं मशीन से डेटा के आधार पर विश्लेषण करने, पैटर्न पहचाने और निर्णय प्रक्रिया में मदद करने की संभावना रहती है। संभावना इसलिए हमेशा लिखता हूँ क्योंकि मशीन हमेशा ही परफेक्ट बताए, ये सही नहीं। पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं, माने चीजों को पूरा करने का 3 स्टेप होता है।
तो जैसे मान लीजिए इसका प्रोसेस क्या है वो समझिए कि हमने मशीन को मान लीजिए ऐसे कुछ शेप्स मान लीजिए कि मशीन को हमने दिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट रॉ डेटा, माने कोई भी डेटा हमने दिया और ये अनलेबल्ड था, हमने ये लिखा नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, हमको बिल्कुल ये पता नहीं, माने कोई जानकारी इसमें नहीं है। मशीन को हमने दे दिया, मशीन क्या करेगी, इसको इंटरप्रेट करेगी, माने इसको समझने की कोशिश करेगी। उसके बाद मशीन इसमें एल्गोरिदम लगाएगी। क्या लगाएगी? एल्गोरिदम, माने कोई नियम कानून जो इसको हमने पढ़ाया होगा वो एल्गोरिदम इसमें लगाएगी। एल्गोरिदम लगाने के बाद इसको प्रोसेस करेगी, प्रोसेसिंग। उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में मशीन हमको ये बता सकती है कि दो फिगर हैं जिनको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं, कहीं से फाइंड आउट करके निकालेगी। दो फिगर हैं जिनको स्क्वायर कहा जाता है। अगर मशीन ने ये मशीन ऐसा बता सकती है, मैं सोचे कैसे बता लेगी, तो वो कहीं ना कहीं से डेटा निकालेगी। दो फिगर ऐसे हैं जो सर्कल शेप में हैं, इस तरह इंटरप्रेट कर सकती है। या दूसरा भी ऐसा इंटरप्रेट कर सकती है कि एक फिगर ऐसा है जिनमें 3 साइड्स हैं, एक फिगर ऐसा है जिसमें 4 साइड्स हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 3 साइड्स हैं, तीनों कनेक्टेड हैं और उनके बीच कुछ डिफरेंट एंगल्स हैं। ये ऐसा भी हम मान सकते हैं कि सर सेम फिगर है। भाई ट्राइंगल में कह रहा, अगर ऐसा इंटरप्रेट कर दे कि देयर आर 3 साइड्स एंड दो फिगर ऐसे हैं जिनमें 3 भुजाएं हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उनके भुजाओं के बीच कुछ कोण बना है, सारे कोणों का मान जोड़ने पर 180 आ रहा है। इतना अगर बता दे तो हम क्या मान लेंगे कि ये ट्राइंगल है, वो भी समझ जाएगा ट्राइंगल है। और ये बताएगा कैसे ट्राइंगल, ऐसे ही तो बताएगा, वैल्यू जोड़ करके, ऐसा करके। ये 90 डिग्री पे काट रहे, सारी भुजाएं बराबर हैं इसलिए स्क्वायर है। ये सर्कल है क्योंकि इनके रेडियस हर जगह से, सेंटर से हर जगह के डिस्टेंस इक्वल है। तो ये एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक तरीका है काम करने का, जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही मशीन को। ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं जिसमें ह्यूमंस कोई पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर सकते, या बहुत इम्पॉसिबल टू फाइंड होता है या डिफिकल्ट टू फाइंड होता है। मशीनें उस काम को आसानी से कर सकती हैं। तो ये एक वे है आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को समझने का। अब ये भी 2 तरीके का होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी जैसे वहां पर हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन पढ़ा था, वैसे इसमें भी हमको 2 तरीके पढ़ने होंगे। देखो, अगर यहाँ आपका दिमाग चले तो एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अंतर क्या है। बहुत बड़ा अंतर है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो डेटा आप दे रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, उसके बेस पर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, कोई फ्यूचरिस्टिक बात चाहते हैं जिसके सही होने या गलत होने की बराबर पॉसिबिलिटी रहती है। यही हो रहा था। हम लोग अपनी सेल में हमने देखा कि 3 महीने हमने क्या इन्वेस्ट किया और क्या हमको उसका रिजल्ट मिला, चौथे महीने हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। हम एक वैल्यू चाहते थे उसमें, हम एक न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन चाहते थे जो उस डेटा के हमेशा बाहर रहता है। जितना हमने सिखाया या जो डेटा ट्रेनिंग के लिए दिया गया, वैल्यू प्रेडिक्शन हमेशा उसके बाहर रहता है ना। जैसे वर्षा का पूर्वानुमान आपने तापमान के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर, वायु पवन के आधार पर किसी ने प्रेडिक्शन की और वो उसके बाहर की बात है। वर्षा होगी, होनी नहीं होनी दो अलग सिचुएशन, सही और गलत होने का हमेशा वहां पे ऑप्शन बना रहता है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं चल रहा, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड आउट की जाएगी, यहाँ पैटर्न पहचाना जाएगा और वो हमेशा डेटा के अंदर ही रहेगा। माने जो डेटा आप देंगे ना, रिजल्ट उसी में से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये आपने दिया, इसी में से आएगा। उसमें क्या था कि रिजल्ट हमेशा बाहर से आ रहा है, डिराइव्ड रिजल्ट है जिसके सही गलत होने की गुंजाइश होती है। इसमें सही गलत होने की मिनिमल गुंजाइश है, इसलिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और अच्छा है।
ये और बेस्ट काम करता है, ये और बड़े लार्ज डेटा सेट पर काम कर सकता है। ये समझने वाली बात थी। इस अंतर को अगर आप समझ पा रहे हैं, बहुत बारीक सी बात है, तो मजा आएगा। अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है क्लस्टरिंग और एक होता है एसोसिएशन। ये दोनों ही समूह दोनों में है, लेकिन दोनों में अंतर है। एसोसिएशन, एक क्या होगा क्लस्टरिंग और एक होगा एसोसिएशन। और मैं तो कहूंगा कि भाई देखो अंग्रेजी में ही पढ़ लो, अच्छा रहेगा। क्लस्टरिंग को क्लस्टरिंग कहिए और एसोसिएशन को एसोसिएशन। अब इसको जरा समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। क्लस्टरिंग का मतलब है कि ब्लॉक्स में डिवाइड करना, माने कोई डेटा आया तो उसको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेना। इसी में के मीन्स क्लस्टरिंग आती है, के मीन्स एल्गोरिदम आता है। वहां के का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने, अब इसका उदाहरण समझिएगा, मान लीजिए हमने 1000 MB का एक क्या है डॉक्यूमेंट भेजा, अलग अलग फोटो वगैरह सब। तो अब इसमें होगा क्या, के मीन्स क्लस्टरिंग का एग्जांपल समझा दूं कि ये कौन सा एल्गोरिदम यूज करेगा, के मीन्स क्लस्टरिंग। उसमें क्या करेगा, के का मतलब है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स, के का मतलब है कि आप इस डेटा को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ये पहले कंफर्म हो जाता है, माने प्री डिफाइंड हो जाएगा। पहले ये तय हो जाएगा कि ये डेटा को कितने क्लस्टर बनाने हैं, कैसे इसको विभाजित करना है, ये पहले तय हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने कहा कि के का वैल्यू हम पहले सेट कर लेंगे 10, कि हमको इस डेटा को 10 क्लस्टर में डिवाइड करना है। तो फिर क्या करेंगे, ईच क्लस्टर की वैल्यू कितनी होगी 100 MB, यानी 100 MB के 10 क्लस्टर बनाए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 MB हो जाएगा। इसमें कई सारी समस्याएं भी आगे चल के बताऊंगा। के मीन्स क्लस्टरिंग जो कि आपका एक क्लस्टरिंग का एग्जांपल है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक तरीका है। ये आपको बताता है कि हाउ मेनी क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर पॉसिबल। दूसरा, इसमें एक समस्या है, अगर कोई नया डेटा आ गया, मान लीजिए कि 1000 MB था, आपने के की वैल्यू सेट कर ली, मशीन काम कर रही थी, आपने इसमें 200 MB का नया डेटा डाल दिया। अब मशीन इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकती इस एल्गोरिदम के हिसाब से। कारण क्या है, कारण यह है कि के तो पहले ही सेट हो गया। तो अब ये जब के वैल्यू सेट हो गई और सारे ब्लॉक में वो डेटा डाल दिया गया, नया डेटा आएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो ये समस्या थी के मीन्स क्लस्टरिंग में। इस समस्या को हटाने के लिए ही इसको अनसुपरवाइज्ड में सुपरवाइज्ड में डालकर KNN में डाला गया, के नियरेस्ट नेबर, यानी नया जो डेटा सेट आएगा उसको उस ब्लॉक में डाला जाएगा जिसके वो बेहद करीब रहेगा। कंप्यूटर की दुनिया बहुत अलग है, अभी ये समझते जाइए कि जितना हम लोग देखते हैं वो ऐसा है नहीं, हम तो सिर्फ सतही स्तर पर देख रहे हैं। कंप्यूटर में बहुत कुछ दिमाग लगाया गया है, इसलिए नहीं कहते कंप्यूटर इस युग का क्या है, हवा है, पानी है, सब कुछ उसी के जिम्मे है। तो क्लस्टरिंग में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि समान डेटा बिंदुओं को विशेषताओं के आधार पर, समान डेटा बिंदुओं को विशेषताओं के आधार पर एक समूह में, विभाजित करना, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। अगर आप इतना समझ पाएंगे कि आप कहेंगे फिर एसोसिएशन क्या है सर, ये तो टेंशन वाली बात है। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें इसके तो कस्टमर क्लासिफिकेशन, ग्राहक वर्गीकरण, माने ग्राहकों को बांटना, कौन सा कस्टमर किस तरीके का है। इसमें आप इमेज यानी इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज की माने क्लासिफिकेशन तो आप पीछे वाले से कनेक्ट कर लोगे, हिंदी में लिख लीजिए, इमेज का वर्गीकरण,
एक तरह की इमेज रहेंगी। अब आपको मैं बताऊं कि आपका मोबाइल भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, एनोमली डिटेक्शन यानी विसंगति का पता लगाना। आपका मोबाइल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आप में से कितने लोगों को पता है? आप लोग फोटो खींचते हो तो आप उसके जो क्लासिफिकेशन होता है मोबाइल में आप देखोगे तो आपको दिखेगा, सब में रहता है लगभग लगभग। जैसे आप जाओगे एल्बम्स में जाओगे तो कई सारे इसमें देखो फीचर, सबका तो मान लो फोल्डर बना हुआ होता है। एक होता है इसमें जो बहुत बेहतरीन क्लासिफिकेशन करता है कि मान लीजिए कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। हाँ देखो, जैसे इंटेलिजेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे इसमें लिखा है प्लेसेस, जिन जगहों को आपने विजिट किया, इसने अपने आप बना लिया। सेल्फी इसने अलग से बना दिया। ग्रुप फोटो जिसमें एक से ज्यादा लोग थे, ये हम सब आप नहीं बनाते, हम लोग फोटो खींच लेते हैं बस, यहाँ बना हुआ ग्रुप फोटो जिसमें एक से ज्यादा लोग दिख रहे थे। डॉक्यूमेंट्स को इसने डॉक्यूमेंट्स में डाला। नेचर खुद बनाया, हमने नहीं बनाया, नेचर का फोल्डर बनाया जिसमें नेचर की कोई चीज दिख रही है। फूड जिसमें खाने के कोई आइटम दिख रहे हैं, उन फोटोज को अलग कर लिया। स्काई जिसमें आकाश दिख रहा था उसको अलग कर लिया। क्यूआर कोड उसको अलग कर लिया। ट्री जिसमें पेड़ दिख रहे थे उनका एक समूह बना दिया है। लेक्स एंड रिवर्स का बनाया है, झीलें और नदियां जो हमने विजिट की हैं उनका एक क्लासिफिकेशन किया है। ग्रास जिसमें घास है उसका बनाया है। शूज यानी जूतों का एक फोल्डर बनाया है। फ्लावर्स का एक फोल्डर बनाया है। क्लॉथिंग्स का बनाया है। ग्रीनरी का बनाया है। ड्राइंग का बनाया है। ये इंटेलिजेंट क्लासिफिकेशन हमने आपने नहीं किया, ये मोबाइल में चल रहा है। ये कैसे हो रहा? क्लस्टरिंग चल रही, एक समान चीजों को समूह में विभाजित किया जा रहा है। और इसके लिए हमने आपने कोई डेटा नहीं दिया ना। आप देखिए कि हमने बताया मोबाइल को कि क्या करना है? नहीं, हम दो तीन चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अलग रखेंगे, कैमरे की फोटो अलग रखेंगे, वीडियो अलग रखेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन वो कर रहा है कि प्लेस कौन है, रिवर कौन है, पेड़ कहाँ है, नेचर कहाँ है। हमने आपने किया क्या? नहीं। तो ये है अपना क्लस्टरिंग। अब आप कहेंगे क्लस्टरिंग तो मान लो समझ में आ गया, एसोसिएशन में फिर क्या अंतर है? अगर ये क्लस्टरिंग है तो फिर एसोसिएशन क्या है? हाउ कैन वी नो? चले, देखो एसोसिएशन का मतलब है दिए, मैं समझा देता हूं अभी, दिए गए डेटा सेट के अंदर मौजूद डेटा बिंदुओं यानी डेटा पॉइंट्स, डेटा बिंदुओं यानी डेटा पॉइंट्स के बीच अंतर संबंध पता करना। अंतर संबंध ये है कि आप समझिएगा, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका बेसिक एग्जाम्पल देते हैं आपके घर का। एक दुकानदार है, वो दुकान अपना ओपन करके बैठा हुआ है, ठीक है। वो दिमाग लगा रहा है कि जो आदमी सुबह दूध खरीद रहा है ज्यादातर लोग उसमें से चाय खरीद रहे हैं, चाय पत्ती भी खरीद रहे हैं, ये चल रहा। फिर देख रहा है कि दूध लेने वाले और चाय पत्ती वाले लेने वाले लोग ब्रेड भी खरीदते हैं,
उसमें से कुछ लोग अदरक भी खरीदते हैं, कुछ लोग और भी कुछ खाने के आइटम हुए जैसे नमकीन वगैरह हो गया उसको खरीदते हैं। तो उसने परसेंटेज निकाला कि सर अगर 100 लोगों ने दूध खरीदा था तो उसमें से कुछ नहीं, यानी कि केवल दूध लेकर चले गए, ऐसे मान लीजिए कि 25 लोग थे। अदरक खरीदने वाले 10 लोग थे जिन्होंने दूध भी खरीदा और अदरक भी खरीदा। दूध और चाय पत्ती खरीदने वाले 30 लोग थे। दूध और ब्रेड खरीदने वाले 60 लोग थे। दूध और नमकीन खरीदने वाले भी 50 लोग थे। या फिर मान लीजिए कि नमकीन, जब ब्रेड ले लिया तो नमकीन क्यों लेंगे ना, मान लीजिए कि 40 लोग यहाँ पे। 40 लोग क्यों? थोड़ा सा डेटा सही करते हैं ना, रियलिस्टिक अप्रोच रहता है। इसको करते हैं कि 40 या 50 लोगों ने ब्रेड खरीदा और 25 लोगों ने नमकीन खरीदा। अब देखिए जरा फाइंडिंग्स क्या निकल के आई। वो हाँ, वो क्या समझेगा इस बात से? वो ये समझेगा कि भैया देखो, दूध अगर बेच रहे हो तो ब्रेड रखना बहुत जरूरी है। दूध के साथ ब्रेड सबसे ज्यादा बिकता है। ये सारी ऐसे आइटम हैं जो बिकते हैं, जो बिकते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक एसोसिएशन रूल है। अच्छा, जब आप कोई दुकान पर जाओगे, मान लीजिए आप दुकान पे गए तो आपने कहा, हमारे यहाँ तो एक दुकान वाला है भाई, मैं उनसे बताऊं कि मैं अगर दुकान पे जाऊं तो बस दूध लिया तो तुरंत बोलेगा और भैया क्या चाहिए। अच्छा, वो ये नहीं पूछता कि ब्रेड चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन दुकानदार ये जब आप दूध लेने जाएं तो पूछ सकता है। जैसे आप दूध लें, भैया ब्रेड दे दें, भैया अदरक, भैया चाय पत्ती दे दें। अगर उसने पूछ लिया, क्योंकि उसको मालूम है कि दूध वाला व्यक्ति अदरक लेगा, दूध वाला व्यक्ति चाय पत्ती लेगा, दूध वाला व्यक्ति ब्रेड लेगा, नमकीन लेगा। वो ये नहीं पूछेगा दूध लिया आपने, भैया वॉशिंग पाउडर दे दें। आपने दूध लिया तो बोले भैया नहाने का साबुन दे दें। नहीं पूछेगा, उसने फाइंडिंग्स पता कर ली। अब हमने मशीन को ये डेटा दिया, उसने ये डेटा निकाल कर दिया, तो हमारे काम का है कि डेटा के अंदर दिन भर जो शॉपिंग चली, सुबह सुबह दुकान पर जो बिक्री हुई, उसमें ये फाइंडिंग हमने पता कर ली। तो एसोसिएशन होता है कि डेटा के अंदर जो वस्तुएं हैं उनमें क्या रिलेशन है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन का। समझ में आया? है ना। माने एक जो आइटम है, कोई एक की वजह से दूसरा आदमी उसके साथ चल रहा। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल नहीं बताया था कि मोबाइल खरीदने वाला जो हमारा कस्टमर है वो बैक कवर जरूर लेता है, ग्लास जरूर लगवाता है। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे आप खरीदते हो, तो जब आप खरीदते हो मोबाइल या कोई चीज खरीदते हो, तो अगले पर लिखा रहता है ना, बाई टुगेदर या फ्रीक्वेंटली बाइंग ऑप्शंस, कि लोग ये खरीद रहे हैं, इसके साथ कोई कवर खरीद रहा, कोई ये खरीद रहा। तो 100 लोगों को दिखाएगा तो 2-4 उसको मालूम है कि सर मोबाइल खरीदने वाला कवर खरीदेगा। अब मोबाइल खरीदने वाले के साथ कभी भी वॉशिंग पाउडर, फेस क्रीम का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये जानता है कि मोबाइल खरीदने वाला फेस क्रीम की तरफ क्यों सोचेगा। उसको वो चीज दिखाओ जो बिक सकती है, जो ले सकते हैं, जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है खरीदे जाने की। तो ये बोलते हैं सर एसोसिएशन का रूल वहां चल रहा। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो इतनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, सब इसका खूब भर भर के यूज कर रही। क्या दोनों आपको समझ में आए साथियों? क्या दोनों आपको समझ में आए? बताएं। अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एकदम से गारंटी वाला काम मत करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर इस पर सवाल करते हैं। आप लोग पढ़ते नहीं हो, चिंता ज्यादा करते हो, है ना। पढ़ते कम हो, चिंता में ज्यादा डूबते हैं। पहले पढ़िए, सवाल लगाइए, देखिए, फिर देखा जाएगा। है कि नहीं बताओ? कोशिश हम लोग कर सकते हैं पूरा। हमारा जो पूरा समय है वो कोशिश का है ना। देखा जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, कंटेंट पर भरोसा रखिए, कोशिश पूरी करिए। सभी को कहना है हमारे साथ मेहनत कीजिए, उसके बाद देखेंगे भाई कहाँ तय करते हैं हम सब कुछ।
कुछ तो ईश्वर के हाथों में रहेगा ना। और आप किताब पढ़ेंगे कौन सी, है कौन सी किताब, लिखा किसने, जो अभी ऐसी किताब आ गई जिसमें ये सब लिखा हुआ है, नहीं उपलब्ध, ढूंढिए आराम से ना, नहीं मिलेगी। अनसुपरवाइज्ड कुछ एल्गोरिदम्स जो इसमें काम आते हैं, जो आपके पेपर में आएंगे, इसमें आता है के मीन्स क्लस्टरिंग। इसके अलावा देखो क्लस्टरिंग तो एक नॉर्मल क्लस्टरिंग होती है, एक होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। जब थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो जाए, ज्यादा मैटर हो जाए, लॉजिक ज्यादा लग जाए, तो वहां पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, मल्टीपल ट्रीज बनाकर वहां किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क इसी में आता है, पीसीए इसी में आता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इसी में आता है, पीसीए इसका नाम होता है, पीसीए। ये सब जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में आपके फंस जाएगा। इसके बाद इसमें एप्रियरी एल्गोरिदम आता है, एप्रियरी एल्गोरिदम। इतना इसमें लिख लीजिए। मशीन लर्निंग का जो चैप्टर है इतना बड़ा होता है और इतना डीप होता है कि पढ़ने लगे तो इसमें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें होती है एक्चुअल में, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में आपको चीज़ें बताएं जिससे आपका समय ना नुकसान हो और आपका पेपर में प्रश्न वहाँ से आ जाए। ठीक है, देखो अब आपने अगर ये दो तरीके समझ लिए तो तीसरा तो आपको पता ही है, तीसरा आसान है, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड होता है, सेमी अनसुपरवाइज्ड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। माने अब इसमें क्या लिखेंगे, बस इतना लिख लीजिए कि ये दो के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक आपका सुपरवाइज्ड और प्लस अनसुपरवाइज्ड, दोनों के सहयोग से ये बनता है सेमी सुपरवाइज्ड। माने इसमें क्या है, हम मशीन को थोड़ा सा लेबल्ड डेटा देते हैं और बहुत सारा अनलेबल्ड डेटा देते हैं, यानी कुछ हम उसको लेबल्ड डेटा देते हैं ताकि उसकी थोड़ी मदद हो जाए, और बहुत सारा अनलेबल्ड डेटा देते हैं, है ना। और हम कहते हैं कि इसी लेबल्ड डेटा के बेस पर आप एल्गोरिदम लगाइए और एल्गोरिदम लगा के आप जो है पैटर्न या रिजल्ट हमको दीजिए, रिजल्ट या पैटर्न दीजिए। माने उसको हम हिंट देते हैं, बस हिंट देते हैं, बाकी उसको अपना काम करना रहता है। यह है आपका सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग।
समझ में आया? इसमें कोई समझने वाली वैसी खास बात है ही नहीं, है ना। सेमी का मतलब सिंपल सा। चौथा, ये 3 हो गया। चौथा आपका आएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? इसमें हम लोग पहला लिखते हैं कि पुरस्कार या दंड आधारित, माने रिवार्ड और पनिशमेंट बेस्ड। रिवार्ड और पनिशमेंट बेस्ड, ये कैसा है आप इसको जरा समझिए। एक ऐसा तरीका जिसमें मशीनें वातावरण से, यानी इन्वायरमेंट से, वातावरण का मतलब यहाँ हवा पानी नहीं है, सिचुएशन है, डेटा सिचुएशंस, जिसमें वातावरण से इंटरैक्ट करती हैं एवं उनके आधार पर सीखकर और उनके आधार पर अपनी कार्यप्रणाली मजबूत बनाती है। अभी कैसे होता है जरा समझने वाली बात है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड क्या हो गए? तो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हुई, जैसे मैंने ये क्लास ली, अब इस क्लास के नीचे आपके कमेंट्स आए, ये क्लास समझ में नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, ये है वो है। तो अब क्या है, ये मेरे लिए लर्निंग का विषय है कि मैं उस कमेंट को देखूं, समझूं कि अगर वास्तव में कोई समस्या है तो मैं उसका जवाब दूं, उसको अगली क्लास में समझाऊं। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इस क्लास में ये कमेंट आ जाए कि हाँ सर समझ में आया, सब क्लियर है, तो फिर मैं इस क्लास को दोबारा क्यों रिपीट करूंगा? तो एक इन्वायरमेंट है हमारे आपके और क्लास के मध्य में, और हम एज ए ह्यूमन काम कर रहे हैं। अगर आप सच में अगर 10-20 लोग कमेंट करोगे नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मेरा तो चिंता बढ़ जाएगा ना कि क्या नहीं समझ में आया, फिर अगले में बताना पड़ेगा, आपसे पूछूंगा, समझाना पड़ेगा, मुझे और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। भाई फेलिसिटेटर या टीचर का क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि भाई कैसे इस बात को उस दिमाग तक समझाया जाए। एक तरीका नहीं तो दूसरा कोई एग्जाम्पल दिया जाए, कोई और तरीका सोचा जाए। स्टूडेंट कैसे समझेंगे इस बात को, हम क्या तरीका खोज के लाते हैं। भाई हर टीचर अलग क्यों होता है, यही रीजन है कि एक टीचर कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाते तो सब है, टीचर तो सब है, लेकिन हाउ, कैसे वो दिमाग में सेट कराता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, यही तो एक डिफरेंस है सब में। बाकी तो सबका अगर जिसने पढ़ा नॉलेज एक तरीके का हो सकता है, बट रिप्रेजेंट करने का, समझाने का, टीच करने का तरीका अलग होता है। तो फिर मान लो एक तरीका समझ में नहीं आया, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ,
उसमें हो सकता है सवाल किसी को ना समझ में आ रहा, फिर मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। जैसे आपने शॉपिंग करी, आपने रिव्यू दिए, तो मशीन एनालाइज करेगी किसका रिव्यू कम है ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट को आगे रखना है किसको पीछे रखना है, यही सब ना होता है। घर में जैसे दुकान में आपके 10 लोग हैं, 10 लोग काम करते हैं, तो हो सकता है 2 लोगों का व्यवहार ग्राहक के साथ अच्छा ना हो, तो आप ये कोशिश करेंगे कि ये लोग अंदर काम करें। ये क्या है? ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही तो है। आपके मान लीजिए एक दुकान है, 10 लोग उसमें काम करते हैं, भाई 10 में से 2 मतलब होता है कि 2 लोगों का व्यवहार नहीं अच्छा होता, वो काम अच्छा करते हैं, तो हमको टॉलरेट करना पड़ता है कि काम तो बेहतर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि फ्रंट में ग्राहक के सामने ना आए, वो काम अच्छा करते हैं जिसका वो पैसा लेते हैं, उनका जीवन चलता रहे, उनको नौकरी ना छोड़नी पड़े, व्यवहार से हमें अभी क्या लेना देना। हम उनको ऐसी जगह लगाएंगे जहां व्यवहार की जरूरत ही नहीं, उनको और किसी काम में लगा देंगे जहां डायरेक्टली इंटरेक्शन ही नहीं। ये क्या है सर? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यही है आपका, जिसमें आपको पढ़ना होता है। कुछ समझ में आया? और आपको पता है कि जो भी गेम जो हम लोग खेलते हैं, गेम जो वीडियो गेम्स होते हैं, वीडियो गेम्स, ई कॉमर्स शॉपिंग, ई कॉमर्स, रेटिंग्स, सर्वे, और इसके एग्जाम्पल मैं सारे नहीं लिखा सकता, इसमें सब एग्जाम्पल लिखाना पॉसिबल नहीं है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं, हजारों स्थितियां पैदा की जा सकती हैं, और जिनके आधार पर सवाल पूछा जा सकता है कि वेदर दिस सिचुएशन कम्स अंडर रीइंफोर्समेंट और नॉट। इतना सवाल हमेशा पूछा जा सकता है कि ये स्थिति रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आती है या नहीं आती, या उसका उदाहरण है या नहीं है, या ये घटना हुई, यह किस मशीन लर्निंग का उदाहरण है, तो उसमें रीइंफोर्समेंट लगाना है। अगर वो इसमें अंदर में आएगा तो क्या है इसमें समझना। यहाँ रिव्यू के बेस पर सीखने का और इम्प्रूव करने का, चेंज करने का कोशिश किया जाएगा, एक्शन लेने का काम किया जाएगा, स्टेट चेंज किया जाएगा, वे प्रोसेस चेंज किया जाएगा, कंटेंट चेंज किया जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा। अगर कोई नुकसानदायक चीज है, कोई इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं, कोई अच्छी चीजें नहीं हैं, तो उनमें बदलाव किया जाएगा। ये होता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, समझ में आया भाई? तो कितने मेरे ऐसे साथी हैं जिनको 4 के चारों मशीन लर्निंग के तरीके समझ में आ गए? बताओ। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार किसका उदाहरण है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ही तो उदाहरण है। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स किसका उदाहरण है? रोबोट्स, ये भी सेल्फ आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ही उदाहरण है। सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है, परिस्थिति देखकर वो अपने में इम्प्रूव करता है ना। इस बार गेम खेलते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग कोई गेम खेल रहे हो तो देखते हो कि अगर गड्ढे में कूद जाओगे तो मर जाओगे, तो पनिशमेंट हो गई, या अगर लड़ जाओगे तो आपके पॉइंट काट लिए जाएंगे, अगर नहीं लड़ोगे भागोगे तो, जिससे सबवे सर्फिंग होती है, पॉइंट बढ़ते जाते हैं, गिर जाओगे पॉइंट कम होते जाते हैं। तो यही तो है अपना रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। गिर जाएंगे, गोली लग गई तो मर गए, पनिशमेंट हो गई। पूरा वीडियो गेम ही इस पर चलता है। कोई दिक्कत है आप सभी को? समझ में आया? क्या कोई मेरा ऐसा साथी है जो ये कहे कि 4 में से हमको तरीके कम समझ में आए मशीन लर्निंग के? बताओ। अगर ना समझ में आया हो तो बताएं। चारों तरीके, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड में तो कुछ था ही नहीं, और अपना रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
क्लास की पीडीएफ मिलेगी या नोट्स बनाऊँ? मोहित भाई रोज वही बात पूछते हैं आप, बनाइए नोट्स। ठीक है। एसोसिएशन के भी होंगे, अनसुपरवाइज्ड में ही सारे आ जाते हैं, उसी में आ जाएंगे। चलिए तो फिर अभी इसका एक सेशन और होगा। माने यहाँ तक तो हम पढ़ाते ही हैं, बार कंटेंट अपडेट होगा। सो आज यहाँ तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन रखते हैं कल, और इसका जो क्लास पीडीएफ है वो भी हम आपके ड्राइव में अपडेट करवा देंगे। ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, 2-2 क्लास का कराते चलेंगे तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल यानी नेक्स्ट सेशन में। अभी इसमें